लोग को विद्यार्थी विकास कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, समय के मांग के अनुसार ऑनलाइन का क्लास का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थी विकास कोचिंग सेंटर के अंदर हम लोग क्लास 10 के साइंस विषय को देखेंगे। क्लास 10 के साइंस विषय में हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस को देख लेते हैं। आप पूरा ध्यान से इसको देखिए, समझिए। निश्चित रूप से बिहार बोर्ड के एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाने में आप सफल होंगे। ये क्लास जो है सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं, अगर बच्चे इसको अच्छे ढंग से देखें और समझे तो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वैसे प्रश्न जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न इसमें जब आएंगे वहां पर आपको हम इंडिकेट करेंगे और बताएंगे। सबसे बड़ी बात है, इस क्लास से आपको जो भी टॉपिक को हम लोग सीखेंगे वो नीचे एकदम 0 लेवल से लेकर के जाएगी हाई लेवल तक रहेगा, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट काफी अच्छे से बन पाएंगे। तो मुख्य रूप से ये बिहार बोर्ड में इसकी प्रवृत्ति को देख करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे जो कोचिंग सेंटर के हैं इसमें अधिक से अधिक बिहार बोर्ड के हैं। इसीलिए इस साइंस की कड़ी में हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि क्लास 10 में विज्ञान 3 भाग में बटा हुआ है। एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 भाग में जो है कि विज्ञान बटा हुआ है। अगर बोर्ड के एग्जाम के बारे में बात करें तो दोस्तों साइंस के 3 भाग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स को। ये जो फिजिक्स है क्लास 10 में, ये फिजिक्स 3 भाग में बटे हुए हैं। पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश, दूसरा भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, और तीसरा एक छोटा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत। अगर हम लोग प्रकाश के बारे में बात करें तो अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम लोग देखें तो कुछ बुक में सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से प्रकाश को 3 भाग में रखा गया है। जिसके पहले भाग में सीखना है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। इसका दूसरा भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका तीसरा भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इसका तीसरा भाग में है। अगर इसके दूसरे भाग के बारे में हम लोग बात करें तो इसका दूसरा भाग को भी 2 चैप्टर में 2 भाग में बांट करके रखा गया है, जिसमें से पहला भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, और इसका दूसरा जो भाग है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तीसरे भाग में दोस्तों यह है ऊर्जा का स्रोत। अगर हम लोग बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे ऊर्जा कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, इसके बारे में इसका विस्तृत जानकारी इसमें हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों आज हम फिजिक्स के ही अंतर्गत ये पार्ट्स को, सिलेबस को हम लोग देख रहे थे। इसी में से कोई एक टॉपिक आज हम लोग शुरू करें। लेकिन दोस्तों इसमें से मुख्य रूप से एक चीज और जानना जरूरी है कि बोर्ड के एग्जाम के लेकर के अगर हम लोग चले तो इसमें यह जान लेना जरूरी है कि बोर्ड के एग्जाम में ये फिजिक्स का क्या भूमिका है। अगर हम लोग फिजिक्स की भूमिका के बारे में बात करें बोर्ड के एग्जाम में तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप सिर्फ ये फिजिक्स के ऊपर पकड़ बना लेते हैं तो पास करने में हम कह सकते हैं कि कहीं से कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए क्लास 10 की जो फिजिक्स है, इसका बोर्ड के एग्जाम में इसकी प्रश्न की क्या प्रवृत्ति है हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप प्रश्न की प्रवृत्ति को जान लें तो जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे आपको लक्ष्य की प्राप्ति का जो है कि पता हो, और लक्ष्य अच्छे ढंग से वहां तक प्राप्त करें, इसलिए इसकी प्रश्न की प्रवृत्ति को जानना जरूरी है। तो दोस्त हम लोग पिछले साल जो एग्जाम हुए बिहार बोर्ड के एग्जाम, उसमें साइंस के अंतर्गत इसकी क्या भूमिका है उसकी प्रवृत्ति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि पढ़ने के क्रम में आप पूरा का पूरा फोकस वहां करें
और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स में प्रश्न की प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स में प्रश्न की प्रवृत्ति 3 भाग में आता है। एक पहला भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, दूसरा जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं, और तीसरा है जिसको हम लोग लॉन्ग बोलते हैं। कितने प्रश्न फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव से आएगा इसके बारे में आप देखिए और समझिए। देखिए दोस्त, यहाँ हम लोग अभी बात किए कि हमारा फिजिक्स क्लास 10 में 3 भाग में बटे हुए हैं, प्रकाश, विद्युत धारा और ऊर्जा का स्रोत। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें तो अमूमन देखा जाता है कि प्रकाश से 6 प्रश्न आते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, इसलिए 6 नंबर का आपका प्रकाश से है। उसी तरह से 6 प्रश्न विद्युत धारा से पूछे जाते हैं, इसमें भी 1 नंबर का 1 प्रश्न, इसलिए 6 नंबर के लिए आपका विद्युत धारा से है। और ऊर्जा के स्रोत से भी 2 ऑब्जेक्टिव अमूमन पूछा जाता है, यहाँ भी 2 नंबर का एक प्रश्न इससे भी बनता है। इस तरह अगर हम लोग और मिला लिया जाए तो हम देख पाएंगे कि फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव से कुल मिलाकर के 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये प्रकाश और विद्युत में ये कोई फिक्स नहीं है बोर्ड का कि 6 बराबर रहेगा। कभी कभी कुछ वर्षों में ऐसा देखा जाता है कि कभी इससे 8 रहा तो कभी इससे 6 रहा, कभी इससे 8 रहा तो कभी इससे 6 रहा। इसके पिछले साल 2020 में जो एग्जाम हुआ, यानी 2020 में जो एग्जाम हुआ है, उसमें देखा गया है कि प्रकाश से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि विद्युत धारा से 4 प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दोनों का मान लगभग बराबर है। दूसरे इसके भाग को हम लोग देखें, अगर हम लोग शॉर्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो प्रकाश से पूरे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2-2 नंबर का होता है। प्रकाश से पूरा 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2-2 नंबर का होता है, ये पूरा होता है 8 नंबर का। उसी तरह से विद्युत धारा से भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी 2-2 नंबर का होता है, ये पूरा होता है 8 नंबर का। लेकिन दोस्तों, जब शॉर्ट प्रश्न जब पूछा जाता है एग्जाम में फिजिक्स से, तो इसमें टोटल प्रश्न का संख्या, शॉर्ट प्रश्न का संख्या 4 और 4 8 होता है, जिसमें से आपको 4 प्रश्न के ही जवाब देने होते हैं। अब आप ठीक सोच रहे होंगे क्या दोनों से बराबर बराबर हम लोग प्रश्न का जवाब देंगे? तो ऐसा नहीं है। यही बिहार बोर्ड का यही खूबसूरती है। आपको इच्छा हो तो चारों प्रश्न आप प्रकाश से दे सकते हैं प्रश्न का उत्तर, या चारों प्रश्न का उत्तर आप विद्युत धारा से दे सकते हैं। यहाँ कोई इसमें कि लिमिट नहीं है कि कहां से कितना देना है, लेकिन 8 प्रश्न में आपको 4 प्रश्न का जवाब देना है, और यहाँ से 4 प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 8 नंबर। उसी प्रकार अगर हम लोग लॉन्ग प्रश्न के बारे में बात करें तो प्रकाश से एक प्रश्न होता है जो 6 नंबर का है। उसी तरह से विद्युत धारा से भी एक प्रश्न होता है, ये भी 6 नंबर का है। और इसमें भी वही है कंडीशन कि लंबे प्रश्न 2 दिए हुए होते हैं, लेकिन ये दोनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न का जवाब देना होता है। अब आपकी मर्जी के अनुसार है, बेहतर पकड़ प्रकाश पर है तो प्रकाश का जवाब दीजिए, विद्युत धारा से है तो विद्युत धारा का जवाब दीजिए। यहाँ भी एक प्रश्न के लिए आपको 100 नंबर मिलते हैं। अगर पूरा फिजिक्स के थ्योरी के बारे में बात कर लिया जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा मिला करके टोटल 28 नंबर है। 28 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर दोस्तों इसमें हम आपका प्रैक्टिकल का कि इसमें आंसर उसका जो मार्क्स को जोड़ लिया जाए तो 20 नंबर का है। अगर आपको 17 नंबर भी स्कूल से मिल रहा है तो आप पूरा 45 नंबर ला सकते हैं, जो पास करने के लिए बेहतर है। यहाँ से आप सेकेंड डिवीजन का जो नंबर होता है वहां तक पास कर सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको बताए क्लास 10 के सिर्फ फिजिक्स के बारे में, क्योंकि फिजिक्स पर सिर्फ आपका पकड़ है तो आप 45 नंबर आपको कोई हटाने नहीं जा रहा है, आप आराम से 45 नंबर ला सकते हैं। लेकिन दोस्त एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, बच्चे तो सीखते हैं लेकिन उसको प्रश्न की प्रवृत्ति नहीं पता चलता है।
लास्ट में जो बच्चे आते हैं हम लोग के यहाँ काफी परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि पास कैसे करें, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े। अगर अच्छे मार्गदर्शक है तो बच्चों को पास कराने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सही ढंग से प्रश्न की प्रवृत्ति अगर आपको पता है तो मैं तो कहता हूं, अगर लास्ट में कोई बच्चे, हमारे ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे बच्चे ऐसे कभी कभी आ जाते हैं जिसको एग्जाम के जस्ट 2 या 3 महीना पहले हमारे यहाँ आते हैं और वो भी कहते हैं कि सर हमको भी पास करना है, विज्ञान साइंस नहीं आता है। वहां पर हम वैसे बच्चों को हम सिखाते हैं और समझाते हैं, जितना में काम बन जाए उसको सिखाते हैं, सब में फंसा करके बेवजह उसको क्यों हम परेशान करें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक टॉपिक को पकड़ा जाए, पास करने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा एकदम लास्ट टाइम में आया, उसको भी काफी डर है कि जी अब हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका 2 पार्ट में जो फिजिक्स देख रहे हैं, अगर बच्चे इसका एक पार्ट को भी बढ़िया से अगर सीख जाए तो साइंस में पास करने में कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें देख सकते हैं कोई बच्चा सिर्फ प्रकाश पर अगर पकड़ रखा और मिनिमम के बारे में हम बात करते हैं, मिनिमम अगर यहाँ से 4 प्रश्न पूछे जाए तो 4 ऑब्जेक्टिव, 8 यहाँ से और 6 यहाँ से, जो कि फिक्स है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से बच्चे थ्योरी से 18 नंबर आराम से ला सकते हैं। उसके बाद अगर वहां से हम लोग देखें इसके प्रैक्टिकल से इतिहास 17 नंबर यहाँ से अगर मिल जाता है तो भी आपको 35 नंबर आता है, जो कि साइंस में पास करने के लिए सफिशिएंट है। तो मैं वैसे बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको समेटना नहीं चाह रहा हूँ कि बस इतने तक आप रहे। मैं वैसे बच्चे के बारे में बात करें जो लास्ट टाइम में आते हैं, काफी परेशान रहते हैं कि साइंस में कैसे पास करें, तो उसके लिए ज्यादा हड़बड़ाना और डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है। नाव कब डूबेगा, कहाँ डूबेगा, कैसे उसको पार लगाना है, केवट के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्त, अभी हम आपको सिलेबस के बारे में बता रहे थे कि क्लास 10 के फिजिक्स का क्या सिलेबस है और बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्न की क्या प्रवृत्ति है। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 से फिजिक्स का कोई एक टॉपिक, जिसमें से हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रकाश से ही स्टार्ट करेंगे और प्रकाश का प्रवर्तन, इसी को सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। उम्मीद है कि आप जितना बढ़िया से ध्यान देंगे, जितना बढ़िया बेसिक कंसेप्ट यहाँ से सीखेंगे, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जाकर के बहुत ज्यादा रटने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्लास में सीखेंगे, यही सीखेंगे। आप क्लास में नहीं है, हमारा संप्रेषण आपसे नहीं है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम 1 वे में ही आपको खूब बढ़िया से बेसिक कंसेप्ट दे सके, आप अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के पहला चैप्टर, जिसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखेंगे। लेकिन उसके पहले प्रकाश के बेसिक कुछ बात है, उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, तब हम लोग प्रकाश के परावर्तन शुरू करेंगे। और यह जो बेसिक बात है आपका बुक में भी है। इस वीडियो को आप देखें, लेकिन देखने के पहले अगर इस चैप्टर को आप खुद पहले पढ़ें, उसके बाद देखें तो आप ज्यादा यही अच्छा रहेगा, कंसेप्ट को आप अच्छे ढंग से आप सीख पाए। लेकिन चलिए हम आपको प्रकाश के परावर्तन से पहले आपका बुक का जो कुछ बेसिक बात है, यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, हम देखेंगे। और जब आगे हम लोग चलेंगे तो बताएंगे आपको कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिक से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है, ताकि आपको प्रकाश के परावर्तन को समझने में जाएगी काफी सहूलियत हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में ही जानते हैं कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं, यहाँ हम आपको बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। परिभाषा में हम आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहते हैं। आपका बुक का जो परिभाषा है वो सफिशिएंट है, उसी को लीजिए और आपको इंटरेस्ट हम जगाएंगे कि कैसे आपको उसमें इंटरेस्ट आए और मुख्य बातें को आप कैसे समझेंगे। बाकी इसके अलावा अगर कुछ इच्छा हो जाए कि इसके अलावा ये चीज चाहिए, चाहे कुछ और ऐसे करना चाहिए, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में जाकर के आप कुछ लिख सकते हैं। आपके कमेंट को हम लोग पढ़ेंगे
और उसी के अनुसार फिर अगले वीडियो में हम जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्त ये लंबे समय से हम लोग टीचिंग का कार्य करते आए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास बिना बच्चे की क्लास में जो है कि सीखने सिखाने की क्रिया में पहला बार है हम पहला वीडियो बना रहे हैं जिसमें बच्चों को अपने क्लास में बच्चा नहीं है और उसको सिखा रहे हैं। इसलिए जो भी कमी है उसको और कैसे ठीक किया जाए, क्या होना चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम आगे उसको ठीक करेंगे। तो चलिए हम आपको ज्यादा परिभाषा में नहीं उलझाएंगे, कंसेप्ट को हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए प्रकाश पहले किसको कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम आंखों की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं। फिर से, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम आंखों की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं। हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि जब भी किसी वस्तु को हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश का किरण उस वस्तु पर जाकर के पड़ता है और उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से किसी वस्तु को हम आंखों की उपस्थिति में देखते हैं। इसके आगे के भाग को हम लोग देखें तब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत, ये प्रकाश का स्रोत क्या है। तब प्रकाश का स्रोत कहने का तात्पर्य है कि वैसे वस्तु जहां से प्रकाश उत्पन्न होते हैं, वैसे वस्तु जहां से प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। हाँ, फिर से सुनिए, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और यह जो प्रकाश का स्रोत है ये दो तरह का होता है। पहला इसका जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। आप सही समझ रहे हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहने का तात्पर्य है कि वैसे जगह से प्रकाश का निकलना जिसे मानव ने नहीं बनाया हो, जिसे प्राकृतिक बनाया हो, उसे हम लोग प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य, तारा, चांद, जुगनू इत्यादि आते हैं। तो दोस्त आप पूरा ध्यान से इस बात को समझिए। यहां से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ से भी प्रश्न है बनता। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का दूसरा जो स्रोत है उसको हम लोग मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश का वैसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे, तो इसके अंतर्गत आते हैं बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि। ये सभी प्रकाश का जो स्रोत है इसे मानव ने बनाया है, इसलिए इसे हम प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम। और साथ साथ दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन का एग्जाम देते हैं वहां भी फिजिक्स में ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत से। तो चलिए आप यहाँ ठीक समझ पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जब वीडियो देखें तो आपका सारा कंसेप्ट इसी से बन जाए। ऐसा नहीं कि इसको हम बुक में पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे एक बार जरूर आप पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप समझिए, कल्पना करिए, सोचिए। फिजिक्स सोच का सब्जेक्ट, जितना बढ़िया सोच आपका होगा उतना ही क्लियर आपका बेसिक पार्ट्स होगा, जितना बढ़िया बेसिक होगा उतना अच्छा आपका फिजिक्स होगा। और चूंकि हम एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, प्रकाश के प्रवर्तन का ये सब बेस है। बेस को जब आप नहीं सीख पाइएगा तो आगे प्रवर्तन में कठिनाई होगी। तो चलिए हम लोग प्रकाश के स्रोत को देखें। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है इसको आप समझिए। ये प्रकाश जो है वो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा का बदला हुआ रूप है। प्रकाश विभिन्न प्रकार के ऊर्जा का बदला हुआ रूप है, इसीलिए प्रकाश को ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। कैसे आप समझिए। हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति होती है न तो नष्ट होता है, सिर्फ परिवर्तन होते रहता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं
कि पुराने समय में, आज के कुछ वक्त पहले, अगर हम लोग लालटेन को देखें तो उसमें केरोसिन का जो तेल है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसमें संचित है, और उसको जब हम जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है, जब उसमें हम बल्ब लगाते हैं तो उससे प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, मतलब विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे? तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे, या हम लोग कह सकते हैं कि वैसे वस्तु जो प्रकाश अपना प्रकाश से ही प्रकाशित हो। वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे या अपना प्रकाश से ही प्रकाशित हो, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और वैसे वस्तु जो कोई दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड एग्जाम से लेकर के जनरल कंपटीशन तक इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न सीधा नहीं है, क्या प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु के बहुत सारे उदाहरण आपको पता है, जैसे सूर्य प्रदीप्त वस्तु है, मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु है, बल्ब प्रदीप्त वस्तु है। ये सारे प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। और चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, टेबल अप्रदीप्त है, बोर्ड अप्रदीप्त है, मनुष्य अप्रदीप्त है। यानी जिसका अपना प्रकाश नहीं हो वह प्रदीप्त कहलाएगा, जिसका अपना प्रकाश हो उसको हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके आगे है। इसके बारे में बोर्ड के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, जो है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन क्या है, इसको काफी ध्यान से आप समझें प्रकीर्णन क्या है। तो देखिए प्रकीर्णन के बारे में हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप आसानी से बिल्कुल समझ पाएंगे कि प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश के पथ में, प्रकाश का पथ किसको कहते हैं, जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाने लगे तो जाने का जो रास्ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पथ। प्रकाश के पथ में जब छोटे छोटे कण पड़ते हैं, जब प्रकाश के पथ में छोटे छोटे कण पड़ते हैं तो वह कण कुछ प्रकाश को सोख लेता है, तो वह कण कुछ प्रकाश को सोख लेता है और कुछ प्रकाश को अपने चारों तरफ बिखेर देता है। हाँ, फिर से प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब प्रकाश के पथ में छोटे छोटे कण पड़ते हैं तो वह कण उस प्रकाश के कुछ भाग को सोख लेता है और कुछ को अपने चारों तरफ बिखेर देता है। यह घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का बहुत ही बड़ा जो है कि योगदान है। आप देख पाते होंगे कि सूर्य की रोशनी आपके घर के आंगन में है, लेकिन आप देखते होंगे कि आपके रूम में भी दिन में लाइट दिखाई देता है। आसानी से किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, ये किसके वजह से, तो यह वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। डायरेक्ट रोशनी किसी वस्तु के ऊपर पड़े तो हम उस वस्तु को तो देखते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर जो रोशनी किसी वस्तु के ऊपर नहीं पड़े फिर भी रूम के अंदर किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, तो घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। क्योंकि जहां प्रकाश पड़ते रहता है वहां जो छोटे छोटे कण है उस पर जो प्रकाश पड़ता है तो कुछ प्रकाश की किरण को सोखता है, कुछ अपने चारों तरफ बिखेरता है, और वही बिखेरने के क्रम में हमारे घर के अंदर रूम तक है कि आसानी से हम लोग किसी वस्तु को दिन में देख पाते हैं। यह घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। फिर आगे हम लोग प्रकाश के एक और भाग को देखेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आप नीचे के क्लास में खूब बढ़िया से पढ़े होंगे। यहाँ भी थोड़ा देखते हैं। एक भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, आप सही समझ रहे हैं, वही जो आप जानते हैं। दूसरा है पारभासी, तीसरा है अपारदर्शी। पारदर्शी किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिससे
प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछता है कि बताइए कांच निम्नलिखित में से कैसा पदार्थ है, और आपके सामने ऑप्शन है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। तो आप सही आंसर बना पा रहे हैं कि कांच पारदर्शी है क्योंकि इससे प्रकाश का किरण आसानी से आर पार होता है। तो वे सारे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी आप समझ पा रहे हैं। पारभासी को हम लोग देखते हैं। पारभासी कहने का अर्थ है वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण कम मात्रा में आर पार हो, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, पतले धोती का टुकड़ा, ये सारे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ के बाद पारभासी पदार्थ आप देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहने का अर्थ है वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण बिल्कुल आर पार नहीं हो, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, बेंच, बोर्ड, ईंट, लोहे के टुकड़े, काला पेन, ये सारे अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हम लोग देखें। अब हम लोग प्रकाश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात को हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरणें। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं प्रकाश का किरण किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश को सरल रेखा पर चलने की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। जब प्रकाश सरल रेखा पर चले तब उसे हम प्रकाश का किरण कहते हैं, और जब बहुत सारा किरण एक साथ हो तब उसे हम किरण पुंज कहते हैं। फिर प्रकाश जब सरल रेखा पर चले तो वो प्रकाश का किरण कहलाएगा। अगर बहुत सारा किरण जब एक साथ हो तो वह प्रकाश का किरण पुंज कहलाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और जनरल कंपटीशन में भी इसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग किरण पुंज को देखते हैं। किरण पुंज किसको कहते हैं। जैसे आप देखते हैं गांव में बहुत सारा नेवारी का समूह एक जगह जब हम लोग जमा करते हैं तो वह पुंज कहलाता है। पुंज मतलब समूह, ढेरी। उसी के जैसा किरण जब एक साथ में रहेगा तो वह किरण पुंज कहलाएगा। और यह किरण पुंज जो होता है वो तीन तरह के होता है। पहला किरण पुंज है जिसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। आप बुक को जरूर पढ़ेंगे। पहला किरण पुंज है जिसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। जब प्रकाश की किरण का समूह एक बिंदु से आगे चल करके फैले, जब किरणों के समूह एक बिंदु से आगे चलने के बाद फैले तो वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे जो हम बल्ब जलाते हैं तब बल्ब एक बिंदु पर जलता है, लेकिन जलने के बाद उसकी रोशनी जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं वो फैलते जाता है। तो यह उदाहरण हुआ आपका अपसारी किरण पुंज का। उससे निकलने वाला रोशनी अपसारी किरण पुंज। आगे जो काफी महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। समानांतर शब्द आप समझ पा रहे हैं, इसका गणित में भी सुना होगा। समानांतर के मतलब बराबर दूरी पर। अगर किरण का समूह है और सभी किरण एक दूसरे के बराबर दूरी पर जब चले तब ऐसे समूह को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरणों के समूह को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जब किरणों के समूह आगे चल करके एक बिंदु पर सिमटते, जब किरणों के समूह आगे चलने पर एक बिंदु पर सिमटते, ऐसे किरणों के समूह का जो पुंज है उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे जैसे आगे जाए एक बिंदु पर सिमटे। तो चलिए ये दोनों का उदाहरण हम लोग फिर से देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा तो समानांतर किरण पुंज हम किसको कहेंगे। बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, ये सब तो जो है कि आपका अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है, आगे चल करके फैलता है। तो समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, इस बात को आप काफी ध्यान रखेंगे। ये ऊपर के लेवल तक एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो समानांतर किरण पुंज वैसे किरण को कहेंगे जो काफी दूर से, अगर आपके पास प्रकाश का किरण बहुत दूर से आए तब वह किरण के समूह को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहेंगे। आप सही समझ रहे हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश का किरण, सूर्य से आने वाला प्रकाश का किरण जो हमारे पास पहुंचता है उसके सभी किरणों का जो समूह है उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और भी वैसे वस्तु जो काफी दूर है और वहां से प्रकाश की किरण आपके पास पहुंचे उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है
आप देख पा रहे हैं आगे चलकर के एक बिंदु पर संपे, उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका उदाहरण आप समझ पाएंगे कि टॉर्च में आप देखेंगे कि जहां बल्ब लगा हुआ रहता है उसके पीछे एक कटोरी लगा हुआ रहता है। वो कटोरी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वो अवतल दर्पण है। उसका कार्य है कि किरण को एक जगह समेट देना। आप देखे होंगे जैसे ही हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो एक जगह फोकस बनाता है, वो बहुत सारे किरण का जो समूह है उसको समेट करके एक जगह जमा करता है। इसलिए ऐसे किरण का समूह को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसका एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि बताइए डॉक्टर जो दांत कान देखता है वहां पर देखने के क्रम में किस प्रकार की किरण पुंज का यूज करता है, प्रयोग में लाता है, तो वहां पर यही किरण पुंज का प्रयोग करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण। वो जो अपने माथे के ऊपर एक बल्ब लगाकर के पीछे अवतल दर्पण का कटोरी लगाया हुआ रहता है, उसका कार्य है किरणों के समूह को समेट करके एक जगह जमा करना। जब किरण जब एक जगह जब जमा हो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसलिए बोर्ड के एग्जाम में कई बार इसे प्रश्न पूछा गया है और हर एक साल के बाद निश्चित रूप से इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आप किरण भी बढ़िया से समझ पा रहे हैं किरण पुंज क्या इसे कहें, इसको भी आप समझे। आप किरण पुंज का 3 भाग, अपसारी, समानांतर, अभिसारी। अपसारी के मतलब एक बिंदु से फैले अपसारी, बराबर पे जब जाए तब समानांतर किरण पुंज, और आगे चलकर के जब एक बिंदु पर सिमट जाए उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग प्रकाश के ये सारे बेसिक कांसेप्ट को सीखे। इसके बाद हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के मेन पार्ट्स पर अब आएंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब हम लोग आगे प्रकाश के परावर्तन को सीखेंगे।